एपिसोड 39। एक चाल। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा दर्शक हंसने लगा। मैं जाऊंगा, इस क्षेत्र के लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत हंस रहा हूँ। एक चाल, क्या वह अभी भी एक चाल से वरिष्ठ भाई को मारना चाहता है। वे हंसते रहे और हंसते रहे। एडिटियन ने भी व्यंग्य किया, मुझे नहीं पता कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो बस एक ही चाल चलो। इस समय फैंगचेन के हाथ में रोशनी चमकी और दानव भक्षी तलवार प्रकट हुई। अगले ही पल एक भयानक राक्षसी ऊर्जा भड़क उठी। 6 ताओवादी ग्रंथ प्रकट हुए। 6 दाओ वेन, ये कैसे संभव है। एडिटियन की आंखें चौड़ी हो गईं, वह केवल 5 दाओ वेन ही समझ पाया। ये निचले लोक का कमीना मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। तब उसे बेहद ईर्ष्या महसूस हुई और फैंगचेन के प्रति उसकी जानलेवा मंशा और भी मजबूत हो गई। फैंगचेन उदासीन दिख रहा था और उसके पीछे धीरे धीरे एक छवि प्रकट हुई। ये भगवान और दानव थे। वह क्या है। जैसे ही देवता और राक्षस प्रकट हुए एडिटियन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चूंकि वह इस कदम के लिए सहमत हो गया था, इसलिए वह छिप नहीं सका। आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना बहुत शर्मनाक होगा। ये सिर्फ एक कदम है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता। मैंने देखा कि उसके पीछे 5 दाओ वेन दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथ में एक पीले रंग का 8वां स्तर का ढाल जादू का हथियार दिखाई दिया। फैंगचेन उदासीन दिख रहा था। अब जब उसे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिल गया था तो उसके पीछे देवता और राक्षस पहले जैसे नहीं थे। यही बात गॉड और डेमन स्लैश के लिए भी सत्य है। फैंगचेन दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए दिखाई दे रहा था। उसकी दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उसके पीछे देवताओं और राक्षसों की आकृतियां भी वही मुद्रा कर रही थीं। ये देखकर एडिटियन का चेहरा थोड़ा बदल गया और इस दबाव ने उसे भयभीत कर दिया। वह भागना चाहता है, लेकिन उसने पाया कि वह हिल नहीं सकता। अगर ब्रह्मांड में असली देवता और राक्षस हैं, तो वे वास्तव में मुझे घूर रहे हैं। यह क्या है। वह और भी ज्यादा डर गया। उसी समय फैंगचेन की तलवार बाहर निकल आई। जैसे ही ये तलवार बाहर आती है, मानो 2 डोमेन को विभाजित कर देती है। एक क्षेत्र भगवान है, एक क्षेत्र शैतान है। नहीं, एडिटियन ने भयभीत होकर दहाड़ लगाई। लेकिन छिपने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति ढाल में डाल सकता था ताकि फैंगचेन के हमले को रोका जा सके। टकराना। हालांकि ढाल केवल एक पल के लिए ही प्रतिरोध कर सकती थी, इससे पहले कि वह देवदानव स्लैश द्वारा आधे में काट दी जाती। एडिटियन का सिर उड़ गया, उसकी आंखें भय से भर गईं। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपनी मृत्यु तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो सका था कि वह निम्न लोक के किसी व्यक्ति के हाथों मरेगा। फैंगचेन के चारों ओर फैली हंसी अचानक बंद हो गई। जो कुछ अभी हुआ वह तो बस समय की एक सांस थी, लेकिन एक ही सांस में एडिटियन की मौत हो गई। एक पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह मर गया। सबकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी आंखें फाड़े देखते रह गए और इस तथ्य को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाए। एडिटियन युवा पीढ़ी के बीच एक नेता था, लेकिन वह इस तरह निचले क्षेत्र के एक व्यक्ति के हाथों मर गया। अपने आसपास के सभी लोगों की हैरानी भरी निगाहों का सामना करते हुए फैंगचेन ने शांतिपूर्वक अपनी तलवार रख दी और नीचे खड़े बुजुर्ग से कहा, मैं जीत गया। तुम जीत गए। बुजुर्ग हकलाया। म्यू किनकिन को होश आया। उसने लाल आंखों से फैंगचेन को देखा और उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई, तुमने वास्तव में वरिष्ठ भाई को मार डाला। फैंगचेन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम उसका बदला लेना चाहती हो। म्यू किनकिन कठोर शब्द कहना चाहती थी, लेकिन संप्रदाय के नियमों के बारे में सोचते हुए वह केवल अपने दांत पीसकर इसे सहन कर सकती थी। हालांकि उसके आसपास के अन्य लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन वे सभी दुर्भावनापूर्ण नजरों से फैंगचेन को घूर रहे थे। उनके लिए एडिटियन उनका अपना ही था। यह उनके लिए बहुत शर्म की बात थी कि निचले क्षेत्र के इस व्यक्ति ने एडिटियन को मार डाला। लेकिन संप्रदाय के नियमों के कारण वे केवल फैंगचेन से नफरत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फैंगचेन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्गों ने भी पहले थोड़ा मुंह सिकुड़ा। एडिटियन की इस तरह मौत से उन्हें भी बहुत बुरा लगा। आखिर एडिटियन संप्रदाय का चेहरा है। बस इतना ही। जीवन मरण की लड़ाई में कुछ भी संभव है और उसकी ताकत वाकई अच्छी है। अगर वह 1000 कमा ले तो कोई समस्या नहीं है। जब समय आएगा और हमें कोई बेहतर नहीं मिलेगा तो उसे क्यूशु सम्मेलन में संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने दें।
लेकिन निचले वर्ग के सदस्य के रूप में उनकी पहचान को फैलाया नहीं जा सकता, अन्यथा यह संप्रदाय के लिए बहुत शर्मनाक होगा। ये सही है, सभी बुजुर्गों ने एक के बाद एक अनिच्छुक भाव से कहा। फैंग चेन रिंग के नीचे की ओर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हमने तुम्हें जाने दिया? एक बुजुर्ग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, यह महसूस करते हुए कि फैंग चेन बहुत असभ्य था। कहाँ जाना है? बेशक, लुओ शिन गेट छोड़ दो, फैंग चेन ने कहा। चले जाओ, क्या हमने तुम्हें 9 प्रांतों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जगह दी है? तुम और कहाँ जाना चाहते हो? बुजुर्ग का स्वर धीरे धीरे ठंडा होता गया। क्यूशू सम्मेलन के लिए कोटा? क्या आपको लगता है कि मैं दुर्लभ हूँ? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से मैंने एल्डरहोम से वादा किया था कि मैं लुओ शेनमिन को 9 राज्यों के सम्मेलन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करूंगा, लेकिन चूंकि आप एक निचले डोमेन व्यक्ति के रूप में मेरी पहचान को नापसंद करते हैं, इसलिए मुझे इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप किसी और से ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा कहकर फैंग चेन अकेले ही बाहर चला गया। हर कोई चौंक गया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन मना कर देगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो, लुओ शेनमिन? क्या दैत्यान्धु तुम्हारे हाथों मारा गया? एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। मेरे हाथों मौत? फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप में से किसी ने भी पहले नहीं सोचा था कि मैं उसे हरा सकता हूँ। आखिरकार, आपके लिए, अगर निचले क्षेत्र के लोग मरते हैं, तो वे मरेंगे, इसलिए आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आप? बुजुर्ग को तब और भी अधिक गुस्सा आया जब उसने देखा कि उसके विचार उजागर हो गए हैं। ठीक है, अलविदा। फैंग चेन ने उनसे और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाए और संप्रदाय के बाहर की ओर चला गया। हमारे लोगों को मार डालो। तुम अभी भी ऐसे ही चले जाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें रहना ही होगा चाहे कुछ भी हो। बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाया। फैंग चेन ने जो ताकत दिखाए, वह निश्चित रूप से जिउझोउ सम्मेलन में अपने कौशल दिखा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ शिन संप्रदाय के शिष्य एक के बाद एक आगे आए और फैंग चेन को घेर लिया। क्या लुओ शेनमिन अपने नियमों का पालन करने का इरादा नहीं रखता है? सभी से घिरे होने के बावजूद फैंग चेन अभी भी शांत दिख रहा था, बिना किसी डर के। हमारा लुओ शेन गेट तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम जब चाहो आओ और चले जाओ, बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसे मेरे लिए ले आओ। फैंग चेन को ठंड लग रही थी और उसके हाथ में एक ताबीज दिखाई दिया, जो टेलीपोर्टेशन ताबीज था। रुकना। जब वह सीधे दूर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करने वाला था, तो एक क्रोधित चीख सुनाई दी। सभी लोग एक एक करके वहां गए और शून्य में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति राजसी, दबंग और अत्यंत प्रतापी है। ये देखकर लुओ शेन संप्रदाय और अन्य लोगों ने सलाम किया और कहा, हम संप्रदाय गुरु से मिले हैं। उसके सामने वाला व्यक्ति लुओ शेन संप्रदाय का गुरु लुओ बादाओ है। लुओ बादाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बड़े चांगशी, आप क्या कर रहे हैं? एल्डर चांगशी वह बुजुर्ग था जो सिर्फ फैंग चेन को पकड़ना चाहता था। संप्रदाय गुरु, ये व्यक्ति हमारे लुओ शेन संप्रदाय को अपमानित कर रहा है। एल्डर चांगशी ने घबराहट में कहा, अपमान? क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूँ? लुओ बादाओ ने दहाड़ते हुए कहा, जिससे आकाश और धरती हिल गई। एल्डर चांगशी और अन्य लोग इतने भयभीत हो गए कि वे जमीन पर घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगे। संप्रदाय गुरु, मुझ पर दया करो। लुओ बादाओ ने ठंडी सांस ली, जाओ और बाद में खुद सजा भुगतो। हाँ, एल्डर चांगशी ने कांपते हुए सिर हिलाया। तभी लुओ बादाओ की नज़र फैंग चेन पर पड़ी और उसने कहा, छोटे दोस्त, क्या तुम मुझे अपना लुओ शेन ऑर्डर दिखा सकते हो? निस्संदेह तुमसे हो सकता है। फैंग चेन ने सिर हिलाया और लुओ शेन टोकन निकाल लिया। ये सचमुच वही टुकड़ा है। लुओ बादाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे अभी अभी पता चला था कि एडेटियन का एक निचले डोमेन के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, जो पहले स्तर के लुओ शेन ऑर्डर का अधिकारी था, और उसने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास प्रथम स्तर लुओ शेन टोकन है। अगर हाल के महीनों में कोई है, तो वह केवल झाओ शिमाई है जो निचले डोमेन में गया है। इसलिए फैंग चेन का झाओ शिमाई से कुछ लेना देना होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा है, तो फैंग चेन उसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। आखिरकार, वो व्यक्ति बहुत गुस्सैल स्वभाव का है और उसका दादा उससे बहुत प्यार करता है। यदि वो व्यक्ति दुखी है, तो यह संभव है कि लुओ शेन संप्रदाय लुतियान क्षेत्र से गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, छोटे दोस्त।
तुम्हें नियंत्रित करने में मेरी असमर्थता के कारण ही तुम्हें परेशान किया गया। मैं यहाँ तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई हैरान रह गया। उनके संप्रदाय के नेता ने वास्तव में निचले क्षेत्र के एक व्यक्ति से माफी मांगी। फैंग चेन भी बहुत आश्चर्यचकित था, और तब उसे एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी उसकी वजह से नहीं, बल्कि संभवतः मेयर की वजह से थी। उन्होंने कहा, मास्टर लुओ, आपका स्वागत है। लुओ बादाओ ने फिर कहा, यदि तुम तैयार हो छोटे दोस्त, तो कृपया रुको। हम तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने को तैयार हैं। जब सबने ये सुना तो वे अचंभित रह गए। सर्वोच्च व्यवहार केवल संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को ही प्राप्त हो सकता है। कई लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से फैंग चेन को देख रहे थे और सोच रहे थे कि निचले क्षेत्र से आने वाला हेदे इस तरह के व्यवहार का आनंद कैसे ले सकता है। धन्यवाद लॉर्ड लुओ। फैंग चेन ने अपने हाथों को धन्यवाद में मोड़ा, लेकिन फिर अपना सिर हिलाया। लेकिन कृपया मुझे मना करने के लिए क्षमा करें। जैसे ही ये शब्द निकले, सब चौंक गए। इस आदमी ने तो वाकई मना कर दिया था। मुझे आलसी होने की आदत है। मेरा किसी भी सेना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं अलविदा कहूंगा। इतना कहकर वह शालीनता से मुड़ा और पीछे देखे बिना चला गया। लुओ बादाओ भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन मना कर देगा, लेकिन ये देखते हुए कि उसके सामने वाला युवक झाओ शिमाई को जानता था, लुओ शेनमेन की ओर से उसे नीची नज़र से देखना सामान्य बात थी। जो लोग उस पर हंस रहे थे, वे भी यही सोच रहे थे कि यह युवक निम्न लोक से आया है, और यदि वह उसे अपने पास रख सके तो उन्हें आभारी होना चाहिए। संप्रदाय गुरु, ये व्यक्ति बहुत आगे जा रहा है, एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। चुप रहो, लुओ बादाओ ने गुस्से से डांटा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर से कांप उठा। फैंग चेन की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर लुओ बादाओ की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर किसी ने इस व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत की तो मुझे पता चलने पर मैं उसे मार डालूंगा। सभी ने कांपते हुए कहा, हाँ। लुओ बादाओ ने जाने से पहले ठंडी सांस ली। वह आदमी कौन है? वह वास्तव में संप्रदाय प्रमुख को बहुत चिंतित करता है। क्या वह निचले क्षेत्र से नहीं है? मुझे लगता है कि संप्रदाय के नेता को सिर्फ संप्रदाय के भीतर के नियमों की परवाह है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। म्यू किनकिन ने मंच पर एदैतन के सिर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदास और क्रूर थी। निचले लोग के कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी चाहे कुछ भी हो, उसने मन ही मन कहा। एक और जगह ज़ुइर बिंग र ने ये सब देखा। बहन, वो बहुत सुंदर है, ज़ुइर ने प्रशंसा से कहा। बिंग र ने कहा, लोटियन क्षेत्र में पहली बार लुओशेन कबीले को उकसाना वास्तव में साहस का काम है, और यह हमारी वजह से ही है कि उसने लुओशेन कबीले को उकसाया। मैं इस उपकार को याद रखूंगा, ज़ुइर ने कहा। बहन, नहीं तो हमबिंगर ने कहा, इन बेकार की बातों के बारे में मत सोचो। हमारे पास एक मिशन है, इसलिए हम परेशानी पैदा नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। अपनी ताकत और प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से लोटियन क्षेत्र में समृद्ध हो पाएगा। हम मामले को सुलझाने के बाद उसके पास वापस आएंगे। उसके लिए बहुत देर नहीं हुई है। ठीक है, ज़ुइर केवल सहमति में सिर हिला सकी, और फिर दोनों महिलाएं बचने वाली रोशनी में मुड़ गईं और लुओशेन गेट से बाहर निकल गईं। लुओशेन गेट से निकलकर फैंग चेन उत्तर की ओर चला गया। लुओशेन क्षेत्र में आने पर उन्हें एक और बात का संकल्प लेना था, और वह थी त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय के संत झाओ शिमाई के साथ अपनी सगाई तोड़ना। लेकिन त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय यहाँ से थोड़ा दूर है, और वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। फैंग चेन जल्दी में नहीं था। आखिरकार उसने यह नहीं बताया कि वह त्यानिक्सुई पवित्र संप्रदाय में कब जाएगा। यदि आप जाना भी चाहें तो आपको ऐसा तभी करना चाहिए जब आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अचानक फैंग चेन को महसूस हुआ कि भंडारण रिंग में कुछ बेचैन हो गया है। वह रुका नहीं, बल्कि एक सुनसान स्थान की ओर भाग गया। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं है, वह एक गुफा में आया और उस वस्तु को बाहर निकाला जिससे यह विचित्र घटना निकल रही थी, जो एक सुनहरा अंडा था। क्या अंततः अपने खोल से बाहर निकलने का समय आ गया है? फैंग चेन का दिल दहल गया। इस सुनहरे अंडे ने उसके लाखों संसाधनों को निगल लिया था। अगर यह खोल नहीं तोड़ता तो वह इसे उबालने पर विचार करेगा। आखिरकार बहुत ज्यादा पैसा। सौभाग्य से सभी कठिनाइयों के बाद खुशियां आती हैं, और अंततः मैं अपने खोल से बाहर निकलने वाला हूँ। उसने सोने के अंडे को जमीन पर रख दिया, फिर कई तावीज निकाले और उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर चिपका दिया।
सभी इंद्रियों और सांसों को बंद करने के बाद वह सोने के अंडे के पास वापस आ गया। सब कुछ तैयार है, आप बाहर आ सकते हैं। सोने का अंडा किसी भी तरह से सरल नहीं है। अगर यह टूटकर दुनिया को हिला दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ ये गारंटी देना वास्तव में कठिन है कि वो सुनहरे अंडे की रक्षा कर सकेगा। गोल्डन एग को फैंग चेन की बातें समझ में आ गईं। उसके चारों ओर की रोशनी हल्की सी चमक उठी और प्रकाश के वृत्त चमक उठे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, छिद्र तेजी से चमकने लगा, जिससे पूरी गुफा अत्यंत उज्ज्वल रूप से प्रकाशित हो गई। उसी समय अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। फैंग चेन चौंक गया और प्रतिरोध करने के लिए दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा से भर गया। यह आभा किसी जंगली जानवर की तरह शक्तिशाली और क्रूर थी, और यहाँ तक कि उसे भी इससे बचना पड़ा। कितनी भयानक शक्ति है! ये सुनहरा अंडा कहाँ से आया? फैंग चेन उलझन में था और चिंतित था कि एक बार जब सुनहरा अंडा अपने खोल से बाहर आ जाएगा तो वह उसे अपने मालिक के रूप में नहीं पहचान पाएगा। क्लिक करें। और जब वह चिंतित था तो सोने का अंडा टूट गया। प्रकाश की एक किरण आसमान में उड़ गई। फैंग चेन की अभिव्यक्ति जब उसने ये देखा तो काफी बदल गई, और उसने जल्दी से अपनी आत्मा दानव आंखें निकाली और चारों ओर खोजबीन की। सौभाग्य से 100 मील के दायरे में कोई अजनबी नहीं है, और ये दृश्य अधिकतम 100 मील के दायरे के लोगों द्वारा ही देखा जा सकता है, इसलिए यह अभी भी सुरक्षित है। गोल्डन एग, जल्दी करो! फैंग चेन ने कहा कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के अजीब दृश्य को छिपा नहीं सकता था, वह केवल उसे देख सकता था। एक ही समय पर हजारों मील दूर पशु नियंत्रण संप्रदाय। इस संप्रदाय की साधना पद्धति अनोखी है। इसमें एक राक्षस के साथ अनुबंध करके उसे आत्मिक जानवर में बदलना होता है। एक व्यक्ति और एक पशु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं तथा पशुओं के विरुद्ध लड़ते हैं। जानवर नियंत्रण संप्रदाय लोटियन क्षेत्र में एक प्रथम स्तर की शक्ति है, जो शीर्ष शक्ति त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय और अन्य शीर्ष शक्तियों के बाद दूसरे स्थान पर है। इस समय जानवर नियंत्रण संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में विशाल आंखों की एक जोड़ी अचानक खुल गई। इसके शरीर पर विशाल वृक्षों के आकार की कई जंजीरें हैं, और जरा सी भी हलचल से निषिद्ध भूमि हिलने लगती है। एक आकृति तेजी से निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गई और आदरपूर्वक बोली, मास्टर दानव पूर्वज, क्या आप जाग रहे हैं? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। निषिद्ध क्षेत्र की गहराई से एक लंबी आवाज आई, सांस? हाँ, एक पवित्र और शक्तिशाली सांस, जो पवित्र पशु की सांस है, और पवित्र पशु दुनिया में आने वाला है। पवित्र जानवर। आगंतुक की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। हाँ, ये पवित्र जानवर है। भगवान दानव पूर्वज ने कहा, जाओ, हजारों मील उत्तर पूर्व में। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी का एक अजीब दृश्य है। पवित्र जानवर को आमंत्रित करें। हाँ, आगंतुक ने उत्साह दिखाया, एक बार जानवर नियंत्रण संप्रदाय के पास एक पवित्र जानवर होगा। ये बहुत संभावना है कि वह सीधे लोटियन क्षेत्र में शीर्ष संप्रदायों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय की तुलना में अधिक शक्तिशाली अस्तित्व। एक मिनट रुको, भगवान दानव पूर्वज ने फिर कहा। मास्टर दानव पूर्वज, मैं और क्या कर सकता हूँ? आदमी ने सम्मानपूर्वक पूछा। याद रखें, आपको पवित्र जानवर को नाराज नहीं करना चाहिए, और आपको पवित्र जानवर की किसी भी आवश्यकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जानवर नियंत्रण संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। भगवान दानव पूर्वज ने इत्मीनान से कहा। उसकी आवाज ठंडी और हड्डियों को ठंडा करने वाली थी। वह आदमी कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। चिंता मत करो राक्षस पूर्वज, हम जानते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ो, भगवान दानव पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। फिर वह आदमी पीछे हट गया। पवित्र पशु इसी समय प्रकट होता है। क्या इससे आकाश में कोई परिवर्तन होने वाला है? भगवान दानव पूर्वज की आवाज धीरे धीरे निकली, लेकिन कोई भी उसके शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं सुन सका। क्लिक क्लिक, सुनहरे अंडे और भी फूटे, और साथ ही आभा भी बढ़ती रही। फैंग चेन एक तरफ घबराकर इंतजार कर रहा था, एक पिता की तरह। टकराना, एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे फैंग चेन अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने अपनी आंखें खोली और सोने के अंडे को देखा तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि सोने का अंडा टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन अंदर का सामान गायब था। अब और नहीं, फैंग चेन दंग रह गया। अबा, अचानक उसके दिमाग में एक छोटे जानवर की आवाज आई। फैंग चेन ने अपने पैरों की तरफ देखा और पाया कि वहां एक बिल्ली के बच्चे के आकार का एक राक्षस खड़ा था,
जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था और चिल्ला रहा था। राक्षस के पास छोटे सुनहरे सींगों की एक जोड़ी है। इसका पूरा शरीर आग की तरह लाल है। इसका शरीर ड्रैगन के सिर, टट्टू के शरीर ड्रैगन तराजू के आकार का है और इसकी पूंछ के बाल ड्रैगन की पूंछ की तरह फैले हुए हैं। क्या तुम सोने का अंडा हो? फैंग चेन राक्षस और उसके बीच संबंध को समझ सकता था। अबा अबा, राक्षस ने बार बार सिर हिलाया। फैंग चेन ने उसे उठाया और ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम किलिन जैसी दिखती हो? चलो, मैं देखता हूं कि तुम महिला हो या पुरुष। इतना कहकर उसने जिंदन की गुप्तान की ओर देखा। टकराना, लेकिन उसका स्वागत गोल्डन एग की किक से हुआ, जिसने उसे दूर गिरा दिया। बहुत मजबूत। फैंग चेन के चेहरे पर चेरी के फूल का निशान था और वह आश्चर्य से सुनहरे अंडे को देख रहा था। तुम पैदा हो चुके हो और तुम्हारे पास चौथे स्तर के राक्षस की लड़ने की शक्ति है। जिंदन ने गर्व से सिर हिलाया और पुकारा अबा अबा। फैंग चेन भी खुश था। सुनहरे अंडे के साथ उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता में बहुत सुधार होगा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, जिंदन, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। चलो जल्दी से चले जाएं ताकि निशाना बनने से बच सके। जिंदन ने सिर हिलाया, फिर फैंग चेन की बाहों में कूद गया। फैंग चेन को यह भी समझ में आ गया कि वह सुनहरे अंडे को वापस भंडारण रिंग में नहीं रख सकता था, इसलिए वह केवल उसे लेकर गुफा से बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे पता ही नहीं चला कि कब बाहर राक्षसों ने उसे घेर लिया और ठंडी निगाहों से उसे और सुनहरे अंडे को घूरने लगे। इन राक्षसों में सबसे कमजोर स्तर 5 का है और सबसे मजबूत स्तर 7 का है। मुझे अभी भी निशाना बनाया जा रहा है, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। वह देख सकता था कि राक्षस पर कोई व्यक्ति भी उसे घूर रहा है। क्या ये पवित्र जानवर है? वहां 2 नेता थे, एक वृद्ध और एक महिला। बूढ़े आदमी के बाल सफेद लहरा रहे थे और उसके नीचे एक 7वें दर्जे का पहाड़ तोड़ने वाला जानवर था। ये जानवर अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन इसकी आभा बहुत शक्तिशाली और पवित्र है। ये वही पवित्र जानवर होना चाहिए जिसका उल्लेख दानव पूर्वज ने किया था, महिला ने कहा। उस महिला की भौहें खूबसूरत थीं, आंखें फीनिक्स जैसी थीं, गाल ज़ेड जैसे थे और होंठ चेरी जैसे थे। वह बहुत खूबसूरत महिला थी और उसके पैरों के नीचे 7वें स्तर का स्काई स्नो होली गूंज था। उसे देखकर ही उसकी ठंडक का एहसास हो सकता था। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। 2 ग्रैंड मास्टर ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह अपमानित कर सके। यदि ऐसा है तो आइए हम पवित्र जानवर का पुनः स्वागत करें, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वह व्यक्ति कहाँ है? महिला ने फैंग चेन को घूर कर देखा। उसे मार डालो, बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, जैसे वह कोई बहुत सामान्य बात कह रहा हो। फैंग चेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसके हाथ में टेलीपोर्टेशन ताबीज फिर से प्रकट हो गया। यद्यपि ग्रैंड मास्टर की आध्यात्मिक जागरूकता की सीमा से बाहर टेलीपोर्ट करना असंभव है, फिर भी आशा की एक किरण अभी भी मौजूद है। लेकिन इस समय उसकी बाहों में सोने का अंडा एक भयंकर रूप दिखा रहा था और जंगलीपन की एक मजबूत आभा तुरंत फूट पड़ी। फिर वह दहाड़ उठा। आउच! यद्यपि गर्जना बहुत भारी है, फिर भी यह गड़गड़ाहट जैसी लगती है और कानों को बहरा कर देती है। मैदान में मौजूद सभी राक्षस इस ध्वनि से चौंक गए और बार बार पीछे हट गए और स्तर 5 के राक्षस और भी अधिक भयभीत हो गए। यदि इसे नियंत्रित करने वाला कोई न होता तो यह मुड़कर भाग जाना चाहता। जब बूढ़े आदमी और औरत ने ये दृश्य देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि पवित्र जानवर फैंग चेन को अपना स्वामी मानता था। हमें क्या करना चाहिए? पवित्र जानवर ने वास्तव में अपने स्वामी को पहचान लिया है। यह अच्छी बात नहीं है। क्या हमें इस व्यक्ति को जबरन मार देना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने आवाज में पूछा। महिला ने एक पल के लिए सोचा और एक आवाज संचरण में कहा, पहले उन्हें वापस लाओ। मास्टर दानव पूर्वज के शब्दों के अनुसार हमें पवित्र जानवर के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस व्यक्ति को बलपूर्वक मारते हैं तो मुझे डर है कि यह पवित्र जानवर की शत्रुता को भड़काएगा और यह बहुत परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को अपने साथ वापस ले आओ और बाद में निर्णय लो, बूढ़े व्यक्ति ने आवाज में कहा। दोनों के निर्णय लेने के बाद बूढ़े व्यक्ति की ठंडक तुरंत गायब हो गई और एक मुस्कान प्रकट हुई। मेरे दोस्त, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे नहीं पता था कि आप अभी पवित्र जानवर के स्वामी हैं। मैं अपमानित हूँ। मेरा नाम सोंग शान है और मैं जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय से आता हूँ। जानवरों को वश में करने वाला संप्रदाय। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह लुओ त्यानियू में एक बहुत बड़ा राक्षस था। महिला ने भी कहा, मेरे दोस्त, चूंकि आप पवित्र जानवर के स्वामी हैं,
इसलिए आप जानवर वश में करने वाले संप्रदाय के एक विशिष्ट अतिथि हैं। मेरा नाम लियान जेयू है और मैं जानवर वश में करने वाले संप्रदाय की एक मुख्य बुजुर्ग हूँ। दोनों वरिष्ठों को नमस्कार। मैं फैंग चेन हूँ, फैंग चेन ने सलामी देते हुए कहा। मित्र फैंग, यदि संभव हो तो कृपया हमारे साथ बीस्ट मास्टर संप्रदाय में आइए। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के गुरु आपको देखकर बहुत खुश होंगे। सॉन्ग शान ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में तो निश्चित रूप से मैं सम्मान करने के बजाय आज्ञा का पालन करना पसंद करूंगा। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। यद्यपि सोने के अंडे ने उन्हें डरा दिया और उन्हें कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि अगर वह मना कर दे तो दूसरा पक्ष क्रोधित होकर बल प्रयोग नहीं करेगा। कोई रास्ता नहीं है कि वह सोने का अंडा लेकर भाग जाए। इसलिए पशु वशीकरण संप्रदाय के लोगों के समर्थन के साथ फैंग चेन पशु वशीकरण संप्रदाय की ओर बढ़ गया। पशु वश में करने वाला संप्रदाय। शिष्य राक्षसों से लड़ने का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन्हें शून्य में दर्जनों बड़ी आकृतियां दिखाई दी और करीब से देखने पर पता चला कि वे सभी संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य थे। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस समय संप्रदाय के शीर्ष नेता एक युवक का समर्थन कर रहे थे और पशु वशीकरण संप्रदाय के स्वर्गीय पशु हॉल की ओर बढ़ रहे थे। हे भगवान, वह व्यक्ति कौन है? उसने संप्रदाय के शीर्ष नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उसे ले जाने के लिए क्यों कहा? कितना बड़ा दृश्य है! क्या ये प्रतिभा कहीं से आई होगी? शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे और उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। क्या ये बाहर से आया पवित्र पुत्र नहीं है? मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है, एक शिष्य ने कहा। हाल ही में बीस्ट मास्टर संप्रदाय अगले पवित्र पुत्र का चयन करने की तैयारी कर रहा है, जिससे संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग बहुत उत्साहित और घबराए हुए हैं। आखिरकार पवित्र पुत्र बनने का अर्थ है संप्रदाय में सर्वोच्च व्यवहार और असीमित संसाधनों का आनंद लेने में सक्षम होना। हालांकि फैंग चेन के आगमन से अब उन प्रतिभाओं को खतरा हो गया है जिनमें ईश्वर का पुत्र बनने की क्षमता है। भाई लू, ये व्यक्ति बुरी पृष्ठभूमि से आता है। एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में एक शिष्य ने अपने पास बैठे लू शियालियो नामक एक मजबूत युवक से कहा। लू शियालियो उदास दिख रहा था और ठंडे स्वर में बोला, तुम किस बात से डरते हो? संत पुत्र बनना हैसियत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ताकत और आत्मिक जानवरों पर निर्भर करता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा पृथ्वी अमर ड्रैगन कवच जानवर एक ऐसे बच्चे से हार जाएगा जो यह नहीं जानता कि वह कहां से आया है। जब फैंग चेन ने स्वर्गीय पशु हॉल में कदम रखा तो वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। सभी ऊंची सीटों पर बैठे थे। उन्होंने बस फैंग चेन की ओर देखा और फिर उनकी नज़र उसके हाथों में पड़े सुनहरे अंडे पर पड़ी। ये वही पवित्र पशु है जिसका उल्लेख पूर्वज ने किया था। केवल जन्म लेने से ही इसकी युद्ध शक्ति स्तर 5 के राक्षस जानवर से भी अधिक है। ये वास्तव में भयानक है। यह मेरे पशुपालन संप्रदाय के उत्थान के लिए एक महान अवसर हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और सुनहरे अंडे को ज्वलंत आंखों से देख रहे थे। लेकिन भीड़ की आक्रामक निगाहों का सामना करते हुए जिंदल ने एक भयंकर रूप दिखाया, जैसे कि वह इन लोगों के समूह से बहुत नफरत करता हो। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे के सिर पर हाथ फेरा और वह फिर से शांत हो गया। ये देखकर सभी ने सीधे फैंग चेन की आंखों में देखा। मास्टर, ये पवित्र जानवर का मालिक है, इसका नाम फैंग चेन है। सॉन्ग शान ने सिर झुकाया। सबसे ऊंची सीट पर एक हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि पशु वशीकरण संप्रदाय का नेता रोड्स था। रोड्स मुस्कुराए और बोले, मित्र फैंग, मैं जानना चाहता हूं कि आप पवित्र जानवर से कहां मिले थे। फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, एक गुप्त स्थान। गुप्त स्थान कहाँ है? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं संयोग से इसमें प्रवेश कर गया था और मेरे बाहर आने के बाद गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार पूरी तरह से गायब हो गया। ये सुनकर चारों ओर अफसोस की लंबी आहें सुनाई देने लगी और ऐसा लगा कि लोग फैंग चेन के जवाब से बहुत निराश थे। फैंग चेन जानता था कि ये लोग सोच रहे थे कि चूंकि वहां एक सोने का अंडा है, इसलिए वहां और भी कई सोने के अंडे हो सकते हैं। रोड्स भी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह समझ गया कि इस तरह के पवित्र जानवर का हर लाखों वर्षों में एक बार प्रकट होना बहुत अच्छी बात है। उसने फैंग चेन को घूरते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम नहीं जानते कि यह जानवर वास्तव में हमारे संप्रदाय का पवित्र जानवर है। लेकिन कुछ साल पहले एक विद्रोह हुआ था, जिसके कारण हमारे संप्रदाय के पवित्र जानवर के अंडे का नुकसान हुआ था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरे दोस्त के हाथों में आएगा। फैंग चेन ने मन ही मन कोसा, तुम्हारा। अगर यह वास्तव में तुम्हारा होता और वे पहली बार मिले होते तो तुम इतने विनम्र नहीं होते। तुम्हें इसे पहले ही वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन सतह पर उन्होंने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। क्या ऐसा है? रोडे ने सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन चिंता मत करो मेरे दोस्त, पवित्र जानवर तुम्हारे प्रति बहुत दयालु है। हम स्वाभाविक रूप से इसे बलपूर्वक नहीं ले जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अपने संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनाने का एक महान अवसर देने को तैयार हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब ये शब्द बोले गए तो दर्शकों में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। गुरुजी, क्या ये बहुत अचानक नहीं है? और पवित्र पुत्र को मूल्यांकन से गुजरना होगा। नहीं स्वीकार। मित्र फैंग का आत्मिक पशु हमारे संप्रदाय का पवित्र पशु है। यदि वह पवित्र पुत्र नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? रोड्स ने पूछा। यह सॉन्ग शान अवाक था। ठीक है, ये तय हो गया। रोड्स ने फैंग चेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र फैंग, क्या आप हमारे संप्रदाय के पवित्र पुत्र बनने के लिए तैयार हैं? प्रतिशत फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर सम्मानपूर्वक झुका। जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, अच्छा। रोड्स बहुत खुश हुआ और बोला, ये बहुत बढ़िया है। आज से तुम मेरे शिष्य हो और पशुपालन संप्रदाय के पवित्र पुत्र हो। नमस्कार गुरुजी। फैंग चेन ने फिर सिर झुकाया। ठीक है। रोड्स ने सिर हिलाया और लियान शियायू से कहा, बड़े लियान, पहले फैंग चेन को तैयार होने के लिए नीचे ले जाओ और फिर संप्रदाय के सभी शिष्यों को इकट्ठा करो। मैं इस मामले की घोषणा करना चाहता हूँ। हाँ, लियान जियो ने सिर हिलाया, फिर फैंग चेन और पवित्र जानवर के साथ चला गया। और जब फैंग चेन ने स्वर्गीय जानवर महल छोड़ा तो रोड्स की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। गुरु, क्या आप वाकई इस आदमी को, जो कहीं से भी आया है, हमारे संप्रदाय का पवित्र पुत्र बनने देना चाहते हैं? भले ही वह पवित्र जानवर का गुरु हो, लेकिन वह योग्य नहीं है। सॉन्ग शान खुद को फिर से कहने से रोक नहीं सका। रोड्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें क्या पता? मैंने ये सिर्फ इस व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा? जब तक हम उसे अपने पास रखेंगे, हम पवित्र जानवर को भी अपने पास रख सकते हैं। फिर हम उसके और पवित्र जानवर के बीच के सभी संपर्कों को खत्म करने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जब पवित्र जानवर का कोई मालिक नहीं होगा तो मैं उसका स्वामी बन सकता हूँ। अचानक सबको एहसास हुआ, संप्रदाय गुरु बहुत प्रतिभाशाली है। संप्रदाय गुरु सचमुच अद्भुत हैं। हम इस बारे में कैसे नहीं सोच सकते थे? सभी लोग उसकी चापलूसी करने लगे। रोडे इससे बहुत प्रसन्न हुए और फिर हाथ हिलाकर कहा, ये बेकार की बातें मत कहो। तैयार हो जाओ। पवित्र जानवर को मालिक विहीन करना अभी भी थोड़ा परेशानी भरा है। सॉन्ग शान ने कुछ सोचा और कहा, मास्टर, मेरे पास एक योजना है। व्याख्या करना। सॉन्ग शान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु, क्या आपको हमारे संप्रदाय की निषिद्ध तकनीक, रक्त हस्तांतरण और आत्मा हस्तांतरण तकनीक याद है? आपको बस फैंग चेन के रक्त का बलिदान करना है और इसे रक्त आत्मा में परिष्कृत करना है। फिर रक्त आत्मा के 7 हिस्सों को गुरु के शरीर में और 1/3 पवित्र जानवर में स्थानांतरित करना है। तब पवित्र जानवर आपको फैंग चेन के रूप में मानेंगे और आपको अपने गुरु के रूप में पहचानेंगे। रक्त स्थानांतरण और आत्मा परिवर्तन तकनीक। रोड की आंखें चमक उठी। ठीक है, तो यह वही है। मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? सॉन्ग शान बहुत खुश हुआ और बोला, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन? ठीक है, तो उस बच्चे को 10 दिनों के लिए पवित्र पुत्र बनने दो। इन 10 दिनों के दौरान उस बच्चे को उस पर भरोसा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और उसे किसी भी तरह का संदेह न करने दे, समझे? रोड्स ने आदेश दिया। हाँ, सभी वरिष्ठ अधिकारी सहमत हुए। जब फैंग चेन को लियान शील द्वारा ले जाया गया तो हालांकि वह शांत दिख रहा था, उसका मन असंख्य विचारों से भरा हुआ था। हे भगवान बेटा, उसे यकीन नहीं था कि उसके साथ इतनी अच्छी बात होगी। जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले उसके सहमत होने का कारण यह नहीं था कि वह वास्तव में इस पद को महत्व देता था, बल्कि इसलिए कि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह सहमत नहीं हुआ तो वह छोड़ नहीं पाएगा और उसका भाग्य भी दयनीय होगा। इसलिए उसने सहमत होने का नाटक किया और फिर पशुपालन संप्रदाय से बच निकलने का मौका तलाशने लगा। जब समय आएगा, मैं यूरोमास क्षेत्र में जाऊंगा और अपना नाम बदलूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मुझे इतने बड़े लुतियानेयू में ढूंढ पाएगा।
लियान शियू ने फैंग चेन को एक छोटे से आंगन में ले जाकर कहा, थोड़ी देर यहीं रुको, कोई तुम्हें शिष्य की वर्दी पहुंचा देगा, उन्हें पहन लो। घोषणा समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा, इधर उधर मत भागो। हाँ, फैंग चेन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। लियान जियू ने जाने से पहले फैंग चेन को गहराई से देखा। फैंग चेन ने कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया और फिर अपने हाथों में पकड़े हुए सुनहरे अंडे को मेज पर रख दिया। सुनहरा अंडा जम्हाई ले रहा था और बहुत नींद में लग रहा था। फैंग चेन ने एक जादुई गोली निकाली और सुनहरा अंडा अचानक चमक उठा। उसने उसे काटा, कुचला और अपने पेट में निगल लिया, लेकिन एक गोली पर्याप्त नहीं थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उत्सुकता से फैंग चेन को देखा, अगली जादुई गोली का इंतजार करते हुए। ये देखकर फैंग चेन ने अनिच्छा से कुछ और दानव गोलियां निकाली, जिंदान को देखा और उन्हें खा लिया और कहा, जिंदान, मुझे इस जानवर वश में करने वाले संप्रदाय में तुम पर निर्भर रहना होगा। ये देखते हुए कि मैंने तुम्हें इतनी सारी दानव गोलियां दी हैं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। वह अच्छी तरह जानता था कि वह सोने के अंडे की वजह से अभी तक जीवित है, अन्यथा दूसरा पक्ष मिलते ही उसे मार देता और सोने का अंडा ले लेता। जिंदन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि फैंग चेन ने क्या कहा और गर्व से अपना सिर उठाया, ये संकेत देते हुए कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, भाई डैन उसकी रक्षा करेंगे। फैंग चेन ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों असहज महसूस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे। अबाबा, जिंदन ने फैंग चेन से चिल्लाकर कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। फैंग चेन कुछ हद तक असहाय हो गया जब उसने ये देखा, हालांकि तुम एक पवित्र जानवर हो, तुम्हारी लड़ने की क्षमता लगभग मेरी जैसी ही है। तुम्हारे जैसे छोटे शरीर के साथ बचना इतना आसान नहीं होगा। अबाबा, जिंदन फैंग चेन के अविश्वास से बहुत क्रोधित था। बाद में किसी ने शिष्यों के लिए वर्दी लाई। फैंग चेन के इसे पहनने के कुछ ही देर बाद लियान जियू फिर से आए और उसे चौक पर ले गई। जब वे चौक पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ हजारों लोग एकत्र हुए थे, जिनमें रोड्स, सोंगशान और संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य भी शामिल थे। फैंग चेन को लियान शियू द्वारा चौक में ऊंचे मंच पर लाया गया। उसके अपरिचित चेहरे ने तुरंत नीचे बैठे शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये वही है? लू शियालियू ने फैंग चेन को तुरंत पहचान लिया। कौन है ये? संप्रदाय गुरु आज बैठक बुलाकर क्या करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। बैठक अचानक बुलाई गई और किसी को खबर नहीं लगी। नीचे बैठे लोग इस बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था, रोड्स ने सोंगशान की ओर देखा। सोंगशान समझ गया और आगे बढ़ गया। सब लोग चुप हो जाओ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन सबके कानों तक पहुंची। सभी ने सोंगशान की ओर देखा। सबको देखते हुए सोंगशान ने कहा, आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। नए पवित्र पुत्र को चुन लिया गया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीचे शोर मच गया। एल्डर सोंग ने क्या कहा? क्या नए पवित्र पुत्र की पुष्टि हो गई है? क्या मैंने सही सुना? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि नए संत पुत्र को चुने जाने से पहले मूल्यांकन से गुजरना होगा? इस बार उन्होंने कोई मूल्यांकन क्यों नहीं किया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वरिष्ठ भाई लू होना चाहिए, है ना? वरिष्ठ भाई लू के अलावा यह और कौन हो सकता है? युवा पीढ़ी में से कौन वरिष्ठ भाई लू के स्तर 5 पृथ्वी ड्रैगन बख्तरबंद जानवर की तुलना कर सकता है? यह मत भूलो कि सीनियर सिस्टर जिया यई की शुई लिंग लैन यान भी 5वें स्तर तक पहुंच गई है और उसकी ताकत भी कमजोर नहीं है। कई लोगों की नज़र दूसरी तरफ एक लड़की पर पड़ी। मानक अंडाकार चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे इसे सबसे कुशल कारीगर ने तराशा हो। उसकी भौहें अर्धचंद्र की तरह थीं, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं, उसके होंठ मीठे रूप से सिकुड़े हुए थे और वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसके काले बाल एक साधारण बन में बंधे हुए थे और बचे हुए मुलायम बाल उसके पीछे लटके हुए थे, जो बेहद खूबसूरत था। सबकी निगाहों का सामना करते हुए जिया यही मुस्कुराए और सौम्य और प्यारी थी। मुझे लगता है कि यह सीनियर सिस्टर जिया है। नहीं, मुझे लगता है कि यह वरिष्ठ भाई लू है। हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा था और सोच रहा था कि अगला पवित्र पुत्र इन दोनों में से एक ही होगा। हालांकि दोनों शांत देख रहे थे, लेकिन उनके दिल में बहुत घबराहट थी। सोंगशान ने सबकी ओर देखा और लू शियालियू और जिया यी के सामने एक पल के लिए रुक गया। अंततः उनकी नज़र फैंग चेन पर पड़ी, जो शांत दिख रहा था, और उन्होंने घोषणा की, 329वां पवित्र पुत्र फैंग चेन है। जब ये नाम सामने आया तो सभी शिष्य दंग रह गए। फैंग चेन? वह कौन है? आपने ये नाम कभी क्यों नहीं सुना?
क्या कोई जानता है कि यह कौन है? बड़े साहब, ये कौन है? कोई चिल्लाए बिना न रह सका। सोंगशान ने धीरे से अपनी उंगली फैंगचेन की ओर उठाए और कहा, ये व्यक्ति जानवर वश में करने वाले संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी की निगाहें तुरंत अलग अलग भावों के साथ फैंगचेन पर टिक गईं। संदेह, भ्रम, जिज्ञासा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि सब कुछ वहां मौजूद है। भीड़ की विभिन्न निगाहों का सामना करते हुए फैंगचेन की अभिव्यक्ति बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत रही। ज़िया यी की मुस्कुराहट भी गायब हो गई और वह फैंगचेन को अचंभित होकर देखने लगी। लू शियालियू के चेहरे पर उदासी और अनिश्चितता थी और वह फैंगचेन को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसकी असलियत जानना चाहती हो। बड़े, हम इसे स्वीकार नहीं करते। वह कौन है? वह हमारा पवित्र पुत्र क्यों होना चाहिए? ये सही है, हम इसे नहीं पहचानते। आपको हमें कोई कारण बताना होगा। मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई लू या वरिष्ठ बहन ज़िया को हमारे संप्रदाय का संत होना चाहिए। ये सही है, हर कोई चिल्लाने लगा। वे स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि एक व्यक्ति जो कहीं से भी आया, उनका पवित्र पुत्र बन सकता है। ये देखकर सोंगशान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब सभी ने लगभग पर्याप्त चिल्ला लिया, तो उसने धीरे से कहा, चुप रहो, सभी चुप हो जाओ। ये देखकर सभी लोग चुप हो गए और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। सोंगशान ने कहा, इसका निर्णय संप्रदाय के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जाता है। जहां तक इसका कारण का सवाल है, तो ये बहुत सरल है। उसने फैंगचेन की बाहों में सुनहरे अंडे को देखा और कहा, फैंगशेंगजी की बाहों में जो राक्षस जानवर है, वह एक पवित्र जानवर है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पवित्र जानवर क्या दर्शाता है। यहाँ तक कि उनके राक्षस पूर्वज भी पवित्र जानवर के अस्तित्व के करीब ही हैं। और भगवान दानव पूर्वज के अस्तित्व के कारण उनके पशु नियंत्रण संप्रदाय ने अपनी वर्तमान स्थिति हासिल की है। सोंगशान ने फिर कहा, हमारा जानवर नियंत्रण संप्रदाय आत्मिक जानवरों का सम्मान करता है और यह हमारे जानवर नियंत्रण संप्रदाय की विरासत भी है। आत्मिक जानवर जितना शक्तिशाली होगा, संप्रदाय में उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। तो क्या आपको अभी भी कोई आपत्ति है? दर्शकों में से किसी ने भी आपत्ति नहीं की। ज्येष्ठ लू शियालियू असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि यह व्यक्ति पवित्र जानवर पाने के लिए काफी भाग्यशाली था, वह पवित्र पुत्र बन गया। ये हर किसी को समझाना मुश्किल है। हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये सही है, मैं भी इसे स्वीकार नहीं करता। लू शियालियू के अनुयायी एक के बाद एक बोलते रहे। पर्याप्त। इस समय रोड्स बोले। उसने ठंडे स्वर में कहा, भाग्य शक्ति का ही एक हिस्सा है। यदि तुम्हारे पास ये भाग्य है, तो जाओ और एक पवित्र पशु को वापस लाओ। यदि तुम पवित्र पशु को वापस ला सकते हो, पवित्र पुत्र की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अपना स्थान ले लूंगा। क्या बात है? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान फिर से शांत हो गया और किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। संप्रदाय के नेता ने ऐसा कहा है, और यदि वे अब भी इसका खंडन करते हैं तो ये कृतघ्नता होगी। ठीक है, मामला सुलझ गया है। आज से फैंगचेन हमारे पशु नियंत्रण संप्रदाय का पवित्र पुत्र है और संप्रदाय में उसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। उसने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, सभी शिष्यों ने नमस्कार किया और हाँ कहा। तो ये सम्मेलन समाप्त हो गया है, चलो हम सब तितर बितर हो जाएं। सोंगशान ने कहा, और सभी शिष्य जल्दी से तितर बितर हो गए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई लोग हैं जो फैंगचेन से असंतुष्ट हैं। उनमें से लू शियालियू सबसे उदास दिख रही थी। फैंगचेन, है न? मैंने इसे लिख लिया है। शिष्यों को तितर बितर होते देख रोड्स मुस्कुराए और फैंगचेन से कहा, फैंगचेन, स्वाभाविक रूप से कुछ लोग असंतुष्ट होंगे जब आप संप्रदाय में शामिल होने के तुरंत बाद पवित्र पुत्र बन जाते हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि आपकी प्रतिभा और पवित्र जानवर के साथ सहयोग से आप उन्हें आत्मसमर्पण करने में सक्षम होंगे। फैंगचेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया और सलाम किया। मैं निश्चित रूप से मास्टर को निराश नहीं करूंगा। रोड्स ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं आपकी उन्नति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर उसने लियान शियू से कहा, एल्डर लियान, कृपया पवित्र पुत्र को पवित्र पुत्र हॉल में ले जाएं। हाँ, लियान जियू ने सिर हिलाया और फैंगचेन से कहा, मेरे साथ आओ। इसके बाद फैंगचेन लियान जियू के साथ चला गया। फैंगचेन के चले जाने के बाद रोड्स के चेहरे पर उदासी छा गई। संप्रदाय गुरु, आप इतने ऊंचे अंदाज में ये घोषणा क्यों कर रहे हैं कि वह पवित्र पुत्र है? वह तो सिर्फ 10 वर्ग का पवित्र पुत्र है। सोंगशान ने असमंजस में पूछा।
रोड्स ने कहा, ये सिर्फ एक परीक्षण है। आज की घोषणा के बाद निश्चित रूप से कई लोग उसके साथ परेशानी की तलाश करेंगे। इस मामले में हम देख सकते हैं कि मास्टर डेमन एंसेस्टर द्वारा उल्लिखित निचली रेखा कहां तक पहुंचती है, और फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं कि कार्रवाई कैसे की जाए। जब सोम शान ने ये सुना तो उसने तुरंत प्रशंसा की। संप्रदाय के नेता ने इतनी दूर तक सोचा, ये वास्तव में सराहनीय है। रोड्स ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ये बेकार शब्द मत कहो, जल्दी करो और अपना रक्त बलिदान तैयार करो। हाँ, मैं संप्रदाय के गुरु को कभी निराश नहीं करूंगा। सोंग शान ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। पवित्र जानवर। रोड्स ने चेहरे पर उत्साह के साथ दूरी पर निषिद्ध भूमि को देखा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं पवित्र जानवरों का स्वामी बन जाऊंगा। मैं इसका उपयोग कितियान महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए भी करूंगा। लियान जियू के नेतृत्व में फैंगचेन पवित्र सोन हॉल में आया। पवित्र सोन मंदिर को देखते हुए, जो पूरे पर्वत शिखर पर स्थित है और जिसकी आभा अत्यंत समृद्ध है, फैंगचेन ने अपने दिल में आह भरी। ये पहली बार है जब वह इतने आलीशान स्थान पर रुके हैं। ठीक है, ये पवित्र पुत्र का हॉल है, आप यहाँ रहेंगे। लियान जियू ने कहा। उसने एक और टोकन निकाला जिस पर एक पवित्र शब्द लिखा था, उसे फैंगचेन को सौंप दिया और कहा, यह आपका पवित्र पुत्र आदेश है। आप पवित्र पुत्र हैं। निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर संप्रदाय में सब कुछ आपके लिए खुला है और आप अपनी इच्छानुसार घूम सकते हैं। धन्यवाद बड़े। फैंगचेन ने उन्हें धन्यवाद दिया और टोकन ले लिया। इसके बाद लियान जियू सीधे वहां से चला गया। फैंगचेन पवित्र पुत्र के हॉल में चला गया। हॉल में कई युवा लड़कियां थीं, और जब उन्होंने फैंगचेन को आते देखा तो वे सभी घुटनों के बल झुक गईं और सलाम किया। हम गुरु से मिल चुकी हैं। फैंगचेन चौंका और पूछा, आप कौन हैं? मालिक, हम पवित्र बालक महल की दासियां हैं और आपकी दासियां भी हैं। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। नश्वर। गुलाम फैंगचेन ने देखा कि ये सभी नौकरानियां नश्वर थीं। उसे जानकारी से पता चला कि शेदोंग्यू की तुलना में लुओ त्यान्यू नश्वर को मनुष्य नहीं मानता था, और वे विशेष रूप से उन मनुष्यों को दास के रूप में उपयोग करना पसंद करते हैं जो खेती नहीं कर सकते। ऐसी लड़कियां सबसे अच्छे रूप में नौकरानियां हैं और सबसे बुरे रूप में वे ईश्वर के पुत्र के खिलौने हैं। लेकिन फैंगचेन का इन सब का ध्यान रखने का कोई इरादा नहीं है और वह ऐसा कर भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, जाओ और जो करना है करो, बस मुझे परेशान मत करो। हाँ, नौकरानियों को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया है और वे फैंगचेन की हर बात मान लेंगी। फैंगचेन अपने कमरे में आया। उसने कमरे में कई तावीज लगाए और फिर उसने राहत की सांस ली। वह एक कुर्सी पर बैठ गया, एक कप चाय डाली और गहरी सोच में डूब गया। वह पूरे 1 घंटे तक इसी तरह बैठा रहा और अंततः उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जानवर नियंत्रण संप्रदाय में एक बड़ा दानव है और इससे बचना मूल रूप से असंभव है। चूंकि दूसरे पक्ष ने मुझे पवित्र पुत्र बनने के लिए कहा है, इसलिए वे निश्चित रूप से मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे और मुझे कोई मौका नहीं देंगे। मेज पर पड़े हुए सोने के अंडे को देखते हुए उसने कुछ देर सोचा और कहा, अब यहाँ और रुकना अच्छा नहीं है। चूंकि उन्होंने मुझे सर्वोच्च अधिकार दिया है, इसलिए मैं देखूंगा कि पशुपालन संप्रदाय में क्या लाभ हैं और यह यात्रा सार्थक होगी। ये सोचकर वह कमरे में और अधिक नहीं रुका और पवित्र पुत्र हॉल से बाहर चला गया। मालिक। दरवाजे के बाहर लड़की इंतजार कर रही थी। ये देखकर फैंगचेन ने पूछा, क्या इस पशुपालन संप्रदाय में साधना या गुप्त क्षेत्र के लिए कोई स्थान है? लड़की ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय में साधना के लिए 3 सबसे अच्छे स्थान हैं, जिनमें से एक को जानवर वश में करने वाला क्षेत्र कहा जाता है। ये स्थान आत्मा जानवरों और जानवर स्वामियों के बीच मौन समझ को बेहतर बना सकता है, जो जानवर स्वामियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैंगचेन ने सिर हिलाया। जानवरों के स्वामी मूल रूप से लड़ने के लिए आत्मिक जानवरों पर निर्भर करते हैं और उनकी अपनी ताकत मजबूत नहीं है, इसलिए आत्मिक जानवरों के साथ मौन समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। लड़की ने आगे कहा, दूसरी जगह को 10,000 जानवरों की गुफा कहा जाता है। संप्रदाय के सभी मृत जानवरों को वहां दफनाया गया है, जिसमें स्तर 7 के राक्षस और यहाँ तक कि स्तर 8 के जानवर भी शामिल हैं। यदि कोई जानवर इसमें प्रवेश करता है तो वह अपनी ताकत में सुधार कर सकता है और उसे एक निश्चित अवसर भी मिल सकता है। तीसरे स्थान के लिए ये लिंग्यू टॉवर है, जो जानवरों को वश में करने वाले संप्रदाय के कौशल की विरासत से भरा हुआ है। लिंग्यू टॉवर। फैंगचेन की आंखें चमक उठी। तो फिर चलो पहले वहां चलते हैं।
वह अभी भी जानवरों को वश में करने के कौशल में कुछ हद तक रुचि रखता था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फैंग चेन ने लड़की से पूछा। लड़की का शरीर थोड़ा कांप उठा। फैंग चेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने जवाब दिया, मेरा नाम लुओ हुआ है। लुओ हुआ, याद है। फैंग चेन ने सिर हिलाया, फिर पवित्र पुत्र हॉल छोड़ दिया और लिंग्यू टॉवर में चला गया। रास्ते में फॉन्ग चेन की मुलाकात कई शिष्यों से हुई और जब ये शिष्य उसे देखते तो वे भौहें सिकुड़ते और जानबूझकर उससे दूर भागते, मानो वे उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। फैंग चेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वह अचानक बीस्ट टेमिंग सेक्ट में शामिल हो गया और अचानक पवित्र पुत्र बन गया। अगर उन्होंने उसे इस तरह स्वीकार कर लिया तो यह अजीब होगा। किसी ने फैंग चेन को जाते हुए देखा और तुरंत कहा, जल्दी जाकर वरिष्ठ भाई लू को सूचित करो, वह आदमी बाहर है। कोई तुरंत दूर भाग गया। फैंग चेन को नहीं पता था कि लिंग्यू टॉवर कहाँ है और उसने कई चक्कर लगाने के बाद उस स्थान को ढूंढ निकाला। लेकिन जब वह लिंग्यू टॉवर में प्रवेश करना चाहता था तो उसे किसी ने रोक दिया। रुकना। फैंग चेन के सामने एक पतला युवक खड़ा था और उसके पीछे एक बैल जितना बड़ा राक्षस था जो भयंकर गति से आगे बढ़ रहा था। दुबले पतले युवक ने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते।